ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने स्लोप निकालना देख लिया। अगर लीनियर ग्राफ रहा तो किस तरीके से स्लोप निकाल रहे हैं, अगर चेंज ज्यादा रहा तो किस तरीके से उसमें स्लोप निकाला जा रहा है, और जब चेंज बहुत कम हो, कुन्नू सा चेंज, तो उसमें कैसे स्लोप निकाला जाता है वो हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, एग्जाम्पल, कि ये स्लोप निकालने से फायदा है या नुकसान है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर ग्राफ बना हुआ है और अगर तुमने उसका स्लोप निकाल लिया बेटा, तो वो आपको dv अपॉन dt देके जाएगा, और dv अपॉन dt तो एक्चुअल में सर एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का अगर आप जब भी स्लोप निकालोगे, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे उस पॉइंट पे वो आपको क्या देके चला जाएगा, एक्सीलरेशन। सिमिलरली अगर मोमेंटम और टाइम के बीच अगर आपने स्लोप निकाला और बहुत छोटा सा डिफरेंस मेजर कर रहे हो, उस चेंज को अगर स्लोप के साथ अगर आप निकालते हो तो वहां पे आपको मोमेंटम में चेंज की रेट मिलता है और वो आपको फोर्स की वैल्यू देके चला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग डायरेक्ट एक्सीलरेशन नहीं देंगे, आपको एक्सीलरेशन की जरूरत है, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होगा, जिस पॉइंट पे आपसे एक्सीलरेशन की जरूरत है, आपको जिस पॉइंट पे एक्सीलरेशन की जरूरत है उस पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के आप वहां पे स्लोप निकाल लीजिए, आपको वहां का एक्सीलरेशन मिल जाएगा। सिमिलरली आपको इसी तरीके से फोर्स मिल जाएगा। तो ये कुछ यूज हो गए तुम्हारे किसके, बोलो, एक्सीलरेशन के, डन, और सॉरी स्लोप के। ओके चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जब ग्राफ लीनियर था तो किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालिए, स्लोप हमेशा कांस्टेंट आता था। मतलब कि स्लोप ऑफ लीनियर ग्राफ इज कांस्टेंट। क्या है बोलो, कांस्टेंट है। सर लीनियर ग्राफ अगर आप बना रहे हो तो उसके किसी भी पॉइंट का आप स्लोप निकाल लीजिए, हर पॉइंट पे वही स्लोप होगा, ठीक है। लेकिन सर जब कर्व था और कर्व का जब आप निकाल रहे थे स्लोप, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनता है। जैसे देखो, मान लो कोई ऐसा कर्व है तो सर इस पॉइंट का टेंजेंट निकालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट का स्लोप सर इससे डिफाइन होगा, इस पॉइंट पे स्लोप इससे डिफाइन होगा। साफ साफ दिख रहा है कि θ1 ज्यादा है θ2 से। इसका मतलब जब कर्व होगा तो हर अगले पॉइंट पे स्लोप पिछले वाले से थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि कभी भी कर्व का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमको स्लोप कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो स्लोप ऑफ द कर्व इज नॉट कांस्टेंट, या बोल दो इज वेरिएबल। डन, वेरी गुड। इसका मतलब कि कर्व के लिए स्लोप इक्वल टू tan थीटा, बट tan थीटा इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा t। ओके सर, अगर हम बड़ा चेंज लेकर के स्लोप निकालने जा रहे हैं किसी कर्व का, तो वहां से हमको गलत आंसर मिलेगा, कभी भी सही आंसर फाइंड नहीं होगा। क्योंकि जब बड़े चेंज की बात करोगे बेटा जी तो कॉमन सेंस लगाओ, सर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, और यहां पे जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइंड करोगे तो आपको वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं देगा। तो क्या करें सर, तो सर हमारे पास एक दूसरा तरीका है। सर आप बड़ा चेंज मत निकालिए, बड़ा चेंज मत लगाइए, ये नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। मतलब बड़े चेंज के साथ हम स्लोप तो नहीं निकाल सकते, किसका, कर्व का। तो हमारे पास कर्व में ऑप्शन क्या बचा, सर छोटा चेंज देख लीजिए। छोटे चेंज में, बहुत छोटे से चेंज में हम ये मान सकते हैं ना कि कर्व क्या होगा, लीनियर होगा। जरा देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ये कर्व है, इस कर्व का अगर मैं इस पॉइंट और इसके जस्ट कुन्नू सा बगल पॉइंट अगर निकालूं और इसको मैं जूम करूं, क्या करूं बोलो, इसको मैं जूम करता हूं, तो जूम करने के बाद देखो, इसको बड़े फॉर्म में देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट
एक दूसरे से क्या होंगे बोलो, जस्ट सीधी लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए हमको दिखाई देंगे। देखो इस एकदम पास पास है, इतना पास। अगर इनको मैंने जूम कर दिया, क्या कर दिया बोलो, जूम कर दिया, और जूम करने के बाद अगर मैं देखता हूं इन दोनों पॉइंट को, तो वो कर्व हमको कर्व जैसा नहीं दिखाई देगा सर, एकदम पास पास पॉइंट थे, वो हमको एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम छोटे से चेंज के लिए, कर्व के लिए हम जरूर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, बेटा इसको हटा रहा हूं मैं, यहां पे लिख सकते हो क्या, बोलो ध्यान से, क्या लिख सकते हो सर, tan थीटा इक्वल टू, ये तो लिखा जा सकता है क्या, dy/dt। अगर आप dy/dt निकालते हो तो वो आपको छोटे से चेंज के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देगा। इसका मतलब ये हो गया सर कि जब भी कर्व आएगा, अगर थीटा दिया तो tan थीटा करके हम स्लोप निकाल लेंगे, अगर थीटा नहीं दिया है तो हम dy/dt करके हमेशा स्लोप निकालेंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे आप छोटे से चेंज के लिए निकालिए चाहे बड़े से चेंज के लिए निकालिए, हमेशा वैल्यू इक्वल आने वाली है। ओके, आई होप कि ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो चलो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। क्या देख लिया, स्लोप इक्वल टू tan थीटा नॉट इक्वल टू Δy/dt, और tan थीटा इक्वल टू dy/dt हम लिख सकते हैं। नॉट इक्वल क्यों, बड़े चेंज के लिए हम ये नहीं कर सकते, हम समझ में आ गया है। जरा ध्यान से देखो, देसी तरीका जो है हमारा, कौन सा तरीका, देसी तरीका, जो देसी तरीका है बेटा, उसमें ये हमने बनाया एक ग्राफ, ये एक ये है हमारा मान लो A, ये है हमारा B। हमको स्लोप निकालना है बेटा, तो इस पोजीशन पे निकालना है। तो इस पोजीशन में यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच लो, खींच लिया, इसका ये पॉइंट मिला, इसका ये पॉइंट मिला, इसके लिए जो स्लोप बनेगा सर, यहाँ से एक लाइन खींचिए टेंजेंट, ये बना थीटा B सर, यहाँ से खींचिए टेंजेंट सर, ये बना थीटा A। कॉमन सेंस लगाओ, साफ साफ दिख रहा है थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा A, और दोनों के दोनों जो हैं सर क्या हैं, थीटा A और थीटा B जो हैं वो एक्चुअल में लेस देन 90 डिग्री हैं और ग्रेटर देन 0 डिग्री हैं। मतलब सर दोनों का स्लोप तो पॉजिटिव में है, लेकिन B का इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्लोप ज्यादा आ रहा है इन कंपेयर टू A। कॉमन सेंस लगाओ। अगर यहां से भी नहीं समझ में आ रहा, एक काम करो, यहां पे कोई एक बॉल रख दो, ये बॉल डुंग 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 करके नीचे आएगी, यहां पे एक बॉल रख दो, ये भी ऐसे लुढ़कते हुए नीचे आएगी। कॉमन सेंस लगाओ, तेजी से कौन गिरेगा नीचे, जो तेजी से गिरेगा मतलब उसमें ज्यादा स्लोप है, यस और नो, वेरी गुड। चलो, तो यहां पे आकर के हमने लगभग स्लोप और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कभी कभी स्लोप में कंपेयर करने को आता है तो हम हमेशा कर्व वाले स्लोप में टेंजेंट खींचेंगे और वहां से स्लोप को देख लेंगे। ओके, जब कंपैरिजन वाले आएंगे, एग्जैक्ट पूछेगा कितना है तो हम स्लोप कर्व के लिए लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू dy/dt, यहां से हमको आंसर मिलेगा। डन, क्लियर है? ओके, तो चलो ये अगर क्लियर है तो अब इसको हटाते हैं। अब कुछ बेसिक से टर्म और देख लेते हैं, इस तरीके से हम प्रिपेयर हो जाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, या जिसको तुम लोग बोल रहे हो सॉलिड स्टेट्स ऑफ गैस को पढ़ने के लिए। डन, तो चलो एक काम करो, कुछ बेसिक सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो। सबसे पहला, कोई तुमसे पूछे कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, तो 1 AMU इक्वल टू होता है बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। केजी में बताइए सर, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी बेटा। ये आपको डेटा याद रखना है। डन, ओके, ठीक है। अगर कोई तुमसे आके क्वेश्चन देख लो, अगर कोई तुमसे आके पूछे कि फाइंड द एक बच्चों वाला क्वेश्चन देख लो, फाइंड द मास ऑफ O2, मास ऑफ सिंगल वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो क्या बताओगे, किसमें, ग्राम्स में, इन ग्राम। तो उसको क्या बताओगे, तो सर हमको पता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास O2 के, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ O2 इक्वल टू होता है कितना, 32 AMU।
एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का AMU में कितना होता है 16 AMU, तो 2 एटम मिला के कितना हो जाएगा बेटा 32 AMU। सर हमको AMU में नहीं बताइए, हमको तो ग्राम में बताइए। तो ठीक है, एक काम करो, इसको 32 इंटू 1 AMU तो लिख ही सकते हैं सर। कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है हमको पता है, तो रख दीजिए 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा किसमें? ग्राम में। ओके, तो आप ग्राम को AMU में और AMU को ग्राम में इसकी हेल्प से चेंज कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये बेसिक से टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है, आपको किसमें यूज करना है, इसके लिए आपको कन्वर्जन्स बनने चाहिए। हम इस पूरे चैप्टर में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल N। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी के भी, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कैपिटल N वर्ड यूज करेंगे। एवोगैड्रो के नंबर के लिए क्या यूज करेंगे? बोलो। एवोगैड्रो नंबर हम लोग यूज करेंगे Na, जो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और कभी कभी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए या फिर इसको याद करने के लिए 6.023 इंटू 10⁻23 भी बोल दिया जाता है। डन। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या बात करें सर? 2 टर्म तो हो गए। ये हो गया पहला, ये आपको ध्यान रखना है कि हम अगर कैपिटल N यूज कर रहे हैं मतलब कि हम पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स के नंबर को डिनोट कर रहे हैं। अगर Na यूज कर रहे हैं मतलब कि हम एवोगैड्रो नंबर लिख रहे हैं। ओके, वेरी गुड। हम मास के लिए पूरे चैप्टर में मास ऑफ द गैस के लिए हमेशा और हमेशा स्मॉल m वर्ड यूज करेंगे। डन। ठीक है, टोटल मास ऑफ द गैस के लिए क्या यूज करोगे? टोटल मास ऑफ द गैस के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल M। मान लो, कॉमन सेंस लगाओ, एक सिंगल एटम मास के मतलब कि बोल सकते हो गैस, मास ऑफ द गैस, ऐसे नहीं, इसको सही कर लो थोड़ा सा। मास ऑफ द सिंगल एटम ऑफ द गैस इक्वल टू स्मॉल m। तो एक सिंगल एटम गैस के, एक सिंगल एटम का मास अगर स्मॉल m है तो गैस का टोटल मास, अगर गैस के उसमें n पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स बोलो? कैपिटल N पार्टिकल्स हैं। एक सिंगल एटम का मास स्मॉल m, तो n पार्टिकल ऑफ एटम्स, मतलब सॉरी n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस, एक सिंगल एटम गैस के, एक सिंगल एटम का मास स्मॉल m, तो n एटम्स का कितना हो जाएगा सर? n इंटू स्मॉल m। समझ में आया? तो इस तरीके से आप टोटल मास निकाल पाओगे। डन। यहां तक क्लियर है? एक काम करते हैं, अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, इधर वाला पॉइंट मैं हटा रहा हूं, अब समझना। अब हम लोग बात करते हैं 5th टर्म मोलर मास की। किसकी बात करते हैं? मोलर मास की। मोलर मास एक्चुअल में क्या होता है? सिंगल एटम का मास स्मॉल m, n एटम्स का मास कैपिटल M, जिसको कैपिटल N इंटू स्मॉल m से निकाल लिया। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ Na एटम्स या पार्टिकल्स। पार्टिकल लिख दो, कुछ भी हो सकता है। Na पार्टिकल्स मतलब कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मतलब कि एक सिंगल एटम का मास सर स्मॉल m है, तो Na एटम का मास कितना होगा सर? Na इंटू स्मॉल m। यस और नो? जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग mw से डिनोट करेंगे। डन। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करें, सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि इस चैप्टर में नंबर ऑफ मोल्स भी काउंट करना है आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स काउंट किया जाएगा बेटा, उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल n से, और वो होगा सर मास ऑफ द गैस, ध्यान समझना, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस।
या फिर सर गिवन नंबर ऑफ द एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट, मतलब एवोगैड्रो नंबर दैट गैस का एवोगैड्रो नंबर तो इतना ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर मास दिया होगा गैस का तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, अगर नंबर दिया होगा तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। हमको इन दोनों तरीके से क्या मिल जाएगा बोलो, मोल्स ऑफ द गैस। और एक और तरीका होता है मोल्स निकालने का गैसेस का, अगर एसटीपी या एनटीपी बोला हुआ है। सर ये एसटीपी एनटीपी क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर ये हो गया एसटीपी, ये हो गया एसटीपी। एक होता है एनटीपी, उसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं एनटीपी। तो एसटीपी या एनटीपी पे जब भी कभी आपको मोल्स निकालने के लिए आए तो इतना समझ लो, एसटीपी और एनटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस बेटा होता है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस होता है उस गैस का वॉल्यूम लीटर में निकाल करके 22.4 से डिवाइड कर देना, मोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे VL क्या है सर? VL है वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर। डन। आई होप कि यहां तक क्लियर है तुम लोगों का। ओके चलो अब एक काम करते हैं, मोल्स भी हमको फाइंड करना आ गया। सर हमको एवोगैड्रो नंबर क्या होता है वो भी पता चल चुका है। सर हम एक सिंगल एटम का मास दिया हो तो उसके n एटम का मास कैसे निकालेंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसके सिंगल एटम का मास दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? सर उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक अगर क्लियर है तो गैस के वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो अगला टर्म है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस। और वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसे फाइंड किया जाता है? जरा ध्यान से देखो, किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअल में? किसी भी गैस का वॉल्यूम वो स्पेस या वो जगह जहां पे वो गैस डिंग डोंग डिस्को कर सकती है। समझ में आया क्या? ये डिंग डोंग डिस्को क्या है सर? अरे बेटा किसी गैस को अगर किसी भी कंटेनर में रखते हो तो क्या उस कंटेनर के कोने में से चुपके से बैठी रहती है क्या? हाँ, वो तो उधर डिस्को चल रहा होता है। गैस के पार्टिकल कभी शांति से नहीं बैठते, उनकी जिंदगी में एकदम धमाकेदार बूम 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 क्या चलता है? डिस्को चलता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर गैस के लिए ये डिस्को करने के लिए जितना जगह है, जितना भी जगह में के अंदर वो डिस्को कर रही है वही उसका क्या है? वॉल्यूम है। इसका मतलब कि द स्पेस वेयर गैस कैन मूव रैंडमली इज नोन एज वॉल्यूम। डन। तो वो एरिया वो स्पेस, द स्पेस वेयर गैस कैन मूव रैंडमली known as वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है। और जनरली क्या यही होता ही है, किसी भी कंटेनर में अगर गैस को फिल करते हो तो वो कंटेनर का कोई एक कोना तक नहीं छोड़ती है, उधर भी डिस्को करने जाती है। मतलब कि चाहे वो कंटेनर मान लो गैस को 1 लीटर कंटेनर में रखे तो गैस का वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, उसी गैस को आधे लीटर में अगर भर दिए तो उस गैस का वॉल्यूम आधा लीटर हो गया। मतलब कि किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा सर? जिस भी वॉल्यूम के कंटेनर में वो भरी हुई है उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम बन जाता है। उसकी डेफिनेशन में लिखा है जितना रैंडमनेस के लिए उसको जगह चाहिए, रैंडम मोशन के लिए उसको जितना जगह मिला हुआ है वो पूरा जगह उसका वॉल्यूम में कंक्लूड हो जाता है। ओके डन। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की। तो सर यूनिट क्या होता है? तो हम सबको पता है लीटर, ऐसा यूनिट। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा? अगर 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए आ गया तो 1000 ml। 1000 ml को ही आप बोल सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सर इसी को बोल सकते हो 1000 बोलो सीसी। अब मीटर क्यूब में कितना होगा?
एसआई यूनिट लीटर नहीं होती बेटा, एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। ओके सॉरी, तो वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। ओके ठीक है, ये सब कैसे यूनिट हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके ठीक है, चलो एक काम करते हैं सर, हम लोग वॉल्यूम को लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। ध्यान से देखो, हम सबको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है सर। हम इसको 1000 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यस और नो। और पूरी दुनिया और बच्चा बच्चा जानता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर करोगे तो 1/100 या 10 की पावर -2 मीटर बन जाएगा। एक काम करो सर, 1000 को 1000 रहने दो, इस सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है। बिल्कुल लिखिए, यहां भी 10 की पावर -2 मीटर लिखिए, और यहां भी 10 की पावर -2 मीटर लिखिए। सर जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया 10 की पावर 3 इंटू बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है सर, ये हो गया -6, और मीटर का क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। जरा ध्यान से देखो इसको, ये सॉल्व हो गया आएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया सर 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ। तो ये भी टर्म खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है बेसिक, उस पे आते हैं। ये हटा रहा हूं। नेक्स्ट टर्म है अपना क्या, डेंसिटी। क्या है बेटा, डेंसिटी। ये बेसिक टर्म तुमको फिजिक्स भी पढ़ने में काम आएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ने में काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, इन बेसिक टर्म की हेल्प से आपका थर्मोडायनेमिक्स हर जगह ये बेसिक टर्म यूज होते हैं। मूल कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे मुझे जरूरत है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखो। अब बात करते हैं अगला टर्म, डेंसिटी की। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे बोलो? रो से। बच्चा बच्चा जानता है कि मास बाई वॉल्यूम को बोला जाता है क्या, डेंसिटी। यस और नो? वेरी गुड। अगर आपसे बोला जाए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो क्या बोलोगे? 1 ग्राम पर ml, या 1 ग्राम पर cc, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके अगर सर केजी वेजी में बताइए तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, एमएल को मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब पूछा, अभी कन्वर्जन कर लेंगे, हमको सबका रिलेशन पता है। ओके ठीक है। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ Hg, मर्क्यूरी कितना होता है? तो 13.6 ग्राम पर ml, ये आपको ध्यान रखना है। और एक टर्म और आप और याद कर सकते हो, डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी बेटा होती है 0.9 ग्राम पर ml। सर हमको तो ये बताया गया था बचपन में कि सॉलिड की डेंसिटी तो लिक्विड से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बताया गया था बेटा, लेकिन वो इन जनरल होती है। कुछ एक्सेप्शन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से वाटर भी उसी एक्सेप्शन में आता है। देखो H2O लिक्विड स्टेट में जब वाटर के फॉर्म में है तो 1 ग्राम पर ml, लेकिन जैसे ही वो अपने आइस में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उसका डेंसिटी कम हो गया। अरे इसीलिए तो आइस क्या करती है, वाटर के ऊपर तैरती है। समझ में आया? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है इन कंपेयर टू वाटर। तो डेंसिटी खत्म हो गई। डेंसिटी के बाद एक और टर्म आता है बेटा जी, ये जो डेटा मैंने भी लिखवाया है इसको याद कर लेना, इन तीनों को कम से कम याद करके रखना। कभी कभी वो लोग क्वेश्चन पेपर में डेंसिटी नहीं देते हैं, उनको लगता है कि तुम बचपन से पढ़ रहे हो तो याद होगा। नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। और बेटा जी इसी रिलेटिव डेंसिटी को कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। क्या है ये सर? किसी की भी डेंसिटी को अगर तुम वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हो तो वो उसकी क्या कहलाती है? रिलेटिव डेंसिटी। मतलब डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड या डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो? उस कंपाउंड या उस गैस की रिलेटिव डेंसिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज और सुनो, क्या इसकी कोई यूनिट होगी बेटा? कॉमन सेंस लगा लो। सर ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दोनों के दोनों कट जाएंगे
तो क्या कोई यूनिट बनेगी? सर ये बंदा तो बिना यूनिट का है, यूनिटलेस। ओके, वेरी गुड। चलो इसके बाद अगर तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी कंप्लीट हो गया है तो एक नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। सबने प्रेशर 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 सुना हुआ है, सर हमें तो बहुत प्रेशर है। अरे वो वाला प्रेशर नहीं, पढ़ाई का प्रेशर नहीं, और पढ़ाई का प्रेशर जो लेता है वो है बुद्धू, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर लिया नहीं जाता, पढ़ाई मन से होती है। और आई होप अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो लगता है, मेहनत करिए, ना कि प्रेशर लीजिए। कभी भी प्रेशर नहीं लेना है। टेंशन पढ़ाई का, पागल हो क्या? इंजॉय किया जाता है पढ़ाई को, इंजॉय करो, मजा आता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो प्रेशर कभी भी नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। समझ में आया? हम सीखेंगे। कोई पैदा होते से ही नहीं सीखता, ऐसे ही सीखता है धीरे धीरे। कोई जल्दी सीखता है, कोई पहले सीखता है, बाद में सीखता है, बट सीखता है। आप भी सीखिए और हमेशा सीखने की टेंडेंसी रखिए, कभी भी रटिए नहीं, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। समझ में आया क्या? ओके सर, प्रेशर की बात करो। ओके, प्रेशर पी से डिनोट करेंगे। प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जितना भी नॉर्मल फोर्स, जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है, उसके मेजर को ही क्या बोला जाता है? प्रेशर। देखो मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे आप दो तरीके से फोर्स लगा सकते हो, एक नीचे की तरफ और इसको खींच भी सकते हो। ये वाला जो फोर्स है बेटा जी, इधर वाला, ये है कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंप्रेसिव। सर कैसे पता कंप्रेसिव है? अरे दबा रहे हो ना नीचे की तरफ। सर ये वाला, ये टेंसाइल फोर्स है। कौन सा फोर्स है बोलो? टेंसाइल फोर्स। सर हमको बचपन से पढ़ा दिया जाता है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अरे ये अधूरा है। हर फोर्स ले सकते हैं क्या? फोर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, सारे फोर्स प्रेशर बनाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो सर कौन सा फोर्स? बेटा जी जो कंप्रेसिव फोर्स है, जो इसको दबा रहा है, एक्चुअल में जो कंप्रेस कर रहा है उस स्ट्रक्चर को, वो फोर्स जो है वो काम आता है किसमें? बोलो, प्रेशर को क्रिएट करने में। टेंसाइल फोर्स से टेंशन जनरेट होता है, प्रेशर नहीं। ओके डन। आई होप कि फिजिक्स में ये तुमको और भी क्लियर किया जाएगा, बट बेसिक यही है कि अगर आप बात कर रहे हो प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाला फोर्स जो उसको नीचे की ओर दबाता है, कंप्रेसिव फोर्स, और ना कि टेंसाइल। बट ये जो फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स, वो परपेंडिकुलर लगना चाहिए किसके? बोलो, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा बेटा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे परपेंडिकुलर या नॉर्मल लगना चाहिए, और इसको कंप्रेसिव फोर्स को काउंट करना, टेंसाइल वाले को नहीं। डन। तो फोर्स कैसा? कंप्रेसिव डिवाइडेड बाई, वो कंप्रेसिव फोर्स जितने एरिया पे आप लगा रहे हो उस एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आप एक्चुअल में जो प्रेशर लगा रहे हो वो आपको फाइंड हो जाएगा। समझ में आया क्या? आई होप कि प्रेशर की डेफिनेशन क्लियर हुई। वेरी गुड। चलो अगर ये क्लियर है तो एक छोटा सा और चीज देख लेते हैं, जरा ध्यान से समझो। ध्यान से क्या समझो सर? मान लीजिए सर, मान लिए ये है वाटर, ठीक है, ये है वाटर। ये वाटर h हाइट तक भरा हुआ है, भरा है, ठीक है सर, भरा रहने दो। अब मुझे ये बताओ, इस वाटर का जो वेट है वो नीचे की ओर लगेगा, यस और नो? मान लो इस वाटर का मास कितना है? m ग्राम है, तो या m kg है, कितना है बोलो? m kg है, तो ये नीचे की ओर इसका वेट कितना वर्क कर रहा होगा? सर इसका वेट वर्क कर रहा होगा m इंटू जी, वेट ऐसे ही निकाला जाता है। सर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बताइए कितना है? ऊपर से देखोगे जो एरिया दिखेगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। सर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो बताइए कि ये जो वाटर है h हाइट का, ये एक्चुअल में कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है? तो सर हमको पता है प्रेशर इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स। क्या ये वेट नीचे की ओर लग रहा है? क्या वेट इस वाटर के h हाइट के वाटर को कंप्रेस कर रहा है, नीचे की ओर दबा रहा है? हाँ सर दबा रहा है। क्या ये कंप्रेसिव फोर्स हम मान सकते हैं? क्योंकि वेट की यूनिट भी बेटा क्या होती है? न्यूटन ही होती है। यस और नो? मतलब सर
इस पे प्रेशर लग रहा है mg डिवाइडेड बाई, बोलो क्या, एरिया। यस और नो, हो गया। ठीक है, हमको पता है, क्या पता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, हाँ या ना। तो यहां से मास इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को यहां रख दूं, सर रख दीजिए। तो प्रेशर इक्वल टू हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी डिवाइड बाई एरिया। कोई दिक्कत? नो सर। सर हम वॉल्यूम को कुछ लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। सर क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट कर देंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। मतलब हम वॉल्यूम इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट ऑफ दिस। यस और नो? ठीक है सर, वॉल्यूम को भी यहां से क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो रो इनटू एरिया इनटू हाइट इनटू जी डिवाइड बाई एरिया। एरिया से एरिया कट गया। अरे सर ये तो बहुत मजेदार चीज बन गई। सर प्रेशर इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी कर दीजिए, सर उससे भी प्रेशर आ जाता है। इसका मतलब कि एच हाइट का कोई भी लिक्विड ले लो, एच हाइट का कोई भी लिक्विड ले लो, वो उस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपको क्या दे देगा, प्रेशर दे देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक चीज और है, अगर आपको किसी का प्रेशर पता है और उस प्रेशर को आपको मान लो मर्क्यूरी की हाइट में कन्वर्ट करना है, मर्क्यूरी की हाइट में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो, उस प्रेशर को यहां रखो, H की जगह H रहने दो, मर्क्यूरी की डेंसिटी रख दो, ठीक है, और G से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से H आ जाएगा। मतलब वो प्रेशर अब मर्क्यूरी की उतनी हाइट का वो ले लो, मतलब उतनी हाइट का मर्क्यूरी ले लो, और वो जो प्रेशर लगाएगा वो इसके इक्वल आएगा। आप यहां से प्रेशर को हाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप कि ये क्लियर हुआ। अब सर प्रेशर के यूनिट की बात कर लेते हैं, इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है सर, प्रेशर की यूनिट की फटाफट बात कर लो, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में बहुत अटकते हैं बच्चे, बहुत अटकते हैं भैया। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बच्चे आकर के सब कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन यूनिट में जाकर के लेट जाते हैं भाई, उनसे होता ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, प्रेशर की जो यूनिट है बेटा जी, प्रेशर की जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है, बोलो कितनी सारी यूनिट है सर? एक एटीएम है, ठीक है, 1 एटीएम मान लो, एटीएम है। एटीएम किसकी किसकी इक्वल होता है, वो सारे लिख देता हूं एक साथ। तो एटीएम इक्वल टू लगभग 1.013 क्या होता है, बोलो, बार होता है, जिसको तुम 1 बार भी बोल सकते हो। सर एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ये इसको लगभग तुम 10 टू द पावर 5 पास्कल भी बोल सकते हो। और पास्कल ही आपकी क्या है, एसआई यूनिट है। मतलब पास्कल को लिखा जाता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। ओके सर, और क्या बोल सकते हैं 1 एटीएम? सर 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। सर इतने mm हाइट का Hg ले लो तो उसका प्रेशर वही आएगा जो 1 एटीएम के बराबर होगा। सर इसी को 760 टॉर भी बोला जाता है। डन। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। इसका मतलब ये हो गया सर कि 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। हाँ सर बिल्कुल सही, यहां से दिख रहा है साफ साफ। ये भी कभी कभी तुमसे ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं। डन। आई होप प्रेशर और प्रेशर की यूनिट क्लियर है। डन। अब एक लास्ट रह गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को देख लो और उसके बाद बेसिक बेसिक टर्म सारे खत्म हो गए, देन हम आगे चलेंगे। ओके, तो टेम्परेचर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? सर टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर होता है और क्या। अगर मान लो टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया है और उसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन में टेम्परेचर होता है सर, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना ऐड कर दीजिए, 273.15। अगर आपको 0.15 नहीं यूज करना है, क्योंकि इन जनरल हम यूज नहीं करते, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दीजिए, वो सीधे आपको केल्विन में टेम्परेचर पकड़ा देगा। ओके, तो यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे कल वापस से क्या करेंगे,
कंटिन्यू करेंगे। डन, आई होप कि ये चीज क्लियर है। एक छोटा सा चीज और लिख लो सर, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल या लगभग 4.2 जूल हम लोग यूज करते हैं। डन, ये भी ध्यान रखना, कन्वर्जन में काम आते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि यहां से आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे वीडियो आएंगे तो कहां से पता चलेगा। तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको और किसी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, या कौन से टॉपिक पे सर आपको थोड़ा लगता है कि वो वीक है, तो आप ये सारी चीजें आप कर सकते हो, हम उसको और बढ़िया से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।